नमस्कार। मैं मिथिलेश पांडे, जेएमएन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से आप सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में जीजेईपीसी के वेस्टर्न जोन के रीजनल चेयरमैन श्री अशोक भाई यहाँ पे उपस्थित हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे मैं अपेक्षा रखूंगा कि आपका संबोधन जो है थोड़ी समय में हो। हमारे साथ में श्री प्रणय नार्वेकर जी हैं, जो सीईओ हैं माई केवाईसी बैंक के। वो माई केवाईसी के बारे में पूरा विवरण आपसे शेयर करेंगे कि माई केवाईसी के जो मेंबर्स के कई ऐसे प्रश्न हमारे पास में आए थे कि माई केवाईसी के क्या फायदे हैं, उसके बारे में डिटेल में हमें जानकारी मिले। तो इसलिए हमारा आज का फोकस इस पे भी रहेगा कि माई केवाईसी में रजिस्ट्रेशन के बाद में आपके क्या फायदे हैं। अब हम अधिक समय नहीं लेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं। मैं श्री अशोक भाई से निवेदन करूंगा कि सर आप 2 शब्द कहें। सभी मेंबर को उपस्थित, अभी कोरोना की महामारी में आप स्वस्थ और सभी अच्छे होंगे और मैं सभी को अभिनंदन करता हूं। आपको आपका व्यवसाय में अभी आप लोग बिजी रहेगा और व्यवसाय भी अभी ठीक चल रहा है। अभी लोग इज कमिंग बैक, अभी अच्छी तरह से वापस धंधे में लोग आगे बढ़ रहा है। मैं आज के ये जीजेपीसी ने जो सेमिनार आयोजित किया हुआ है वो माई केवाईसी, उसका रजिस्ट्रेशन करने की क्या क्या लाभ होता है, आप क्या उपलब्ध अच्छा फायदा होता है, इसके बारे में जो सेमिनार आयोजित किया है, एक्सपोर्टर को फायदा हो सकता है और उसके विस्तार से जो डिस्कस करने के लिए अभी आपके जो अपने साथ है स्पीकर, आपके थोड़ी देर में आपको जानकारी देगा। उसका काफ़ी सारा फायदा है जो अपन एक्सपोर्ट करने के लिए माई केवाईसी है। वो जो फायदा जो है वो आप उसको ध्यान से उसको बैठ करके उसमें आप क्या क्या फायदा है उसको जरा अच्छी तरह से आप उसमें आगे बढ़िए, तो काफ़ी चीज़ में उसको फायदा है। तो आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, कंट्री का भी फायदा होएगा, सबके लिए फायदा है और आपको पूरी जानकारी आपको अभी आपको देगा। और ये कार्यक्रम जो जीजेपीसी ने आयोजित किया है उसकी पूरी टीम ने, मैं उसको खूब खूब अभिनंदन देता हूँ। ऐसा ही कार्यक्रम अपने ये प्लेटफॉर्म से होते रहे और सभी को जानकारी मिलते रहे और फायदा हो वही आपको। उसके बाद धन्यवाद। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू सो मच आपके इस सुंदर आह्वान के लिए। अब मित्रों, मैं जीजीपीसी की तरफ से आपको कुछ ऐसी मेंबरशिप से रिलेटेड जो फायदे हैं, संक्षिप्त में केवल 5 मिनट से ज्यादा, 5-6 मिनट से ज्यादा मैं समय आपका नहीं लूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली कुछ ऐसी स्कीम्स, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो जीजीपीसी ने आपके लिए प्रारंभ करी है, उसके बारे में आपके पास में जानकारी होना चाहिए, जिससे कि आप उसका भी लाभ साइमल्टेनियसली ले सकें। मित्रों, आप जैसा कि अभी तक की जो जानकारी हमने आप सबसे शेयर की थी पास्ट में, तो जो भी जेएमएन ज्वेलरी सेक्टर में काम करने वाले कारीगर हैं, उनके लिए जीजेईपीसी एक परिचय कार्ड बनाती थी। जो अब तक यह परिचय कार्ड का प्रोसेस पूरा हमारा मैनुअल हुआ करता था। आपको एप्लीकेशन भरना पड़ता था, उसके बाद में उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे और एक फॉर्म ला करके जीजेईपीसी में जमा करना होता था, तब ये परिचय कार्ड बनता था। मुझे खुशी है कि कोरोना को देखते हुए जीजेपीसी ने अपने इस इनिशिएटिव्स के नेक्स्ट फेज में लेके गई है और यह परिचय कार्ड प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है। मैं आपसे से यह बात इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि इसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया है कि जीजेपीसी के जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर फर्म्स हैं हमारी, वो अपने कर्मचारियों का परिचय कार्ड बनवा सकती हैं और उसके लिए केवल लिंक पे क्लिक करेंगे या अपने खुद के डैशबोर्ड से जो आपके पास में लॉगिन पासवर्ड है उसके माध्यम से आप अपने कर्मचारियों का नाम और जो भी डिटेल्स उनके बारे में हमने पूछा है वो हमें सबमिट कर देंगे। आपको कोई एग्रीमेंट साइन करने की दरकार नहीं होगी, किसी प्रकार के और पेपर वर्क करने की दरकार नहीं होगी। आप जिन लोगों को अपना कर्मचारी करके हमारे पास से भेजेंगे, उनको बिना किसी चार्ज का, बिना कोई शुल्क लिए हमारा परिचय कार्ड जारी हो जाएगा और परिचय कार्ड के लिए आपको हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से आधार कार्ड को
आप एक लिंक के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं, उसी तरह से परिचय कार्ड भी आने वाले समय में जैसे ही आपका एप्लीकेशन हमें प्राप्त होगा, हमारी एडमिन टीम जैसे ही इसको अप्रूव करेगी, आप उस परिचय कार्ड होल्डर्स के पास में एक एसएमएस आ जाएगा। एसएमएस पे लिंक भी साथ में होगी और उस लिंक को क्लिक करने के बाद में कहीं भी किसी भी साइबर कैफे में या खुद के घर पे आप अपने परिचय कार्ड को प्रिंट करवा सकते हैं। ये परिचय कार्ड आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। एक तो इसमें एक यूनिक नंबर दिया गया है कि अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आपके पास में कोई जोखम है या किसी ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जहां पे आपको अपनी पहचान देनी जरूरी है, तो उस परिचय कार्ड के ऊपर एक मोबाइल नंबर दिया गया है और परिचय कार्ड पे आपका यूनिक कार्ड नंबर है। तो जो भी अधिकारी आपसे आपके परिचय के बारे में जानना चाहता हो, उसे अपना कार्ड दिखाएं और उस यूनिक कार्ड नंबर के साथ में जो मोबाइल नंबर दिया गया है उसको एसएमएस करने के लिए बोलें। कुछ लिखना नहीं है, केवल आपका कार्ड नंबर डालेगा वो और मोबाइल नंबर पे एसएमएस कर देगा। उसके पास में आपके बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसके पास में पूरी जानकारी आ जाएगी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कंपनी में काम करते हैं, सारा चीज। तो उसका जो प्राइमा फेसी जो कभी कुछ डिफिकल्टी के टाइम में कोई ऐसे सरकारी ऑफिसर्स होते हैं जहां पे आपको कठिनाइयों का सामना करने की गुंजाइश रहती है, उस चीज से आप बच सकते हैं। दूसरा, जो हमारी मेंबर फॉर्म्स हैं, जो यहाँ पे काउंसिल के मेंबर जुड़े हुए हैं, मैं उनको खास करके बताना चाहूंगा कि सर आपके लिए स्वास्थ्य रत्न पॉलिसी जो कि आपके कर्मचारियों के लिए जीजीआईपीसी ने लॉन्च की हुई है, जिसमें लगभग 6.5 लाख लोग अभी तक कवर्ड हैं। तो ऐसी पॉलिसी को, स्वास्थ्य रत्न की पॉलिसी जो कि कोविड जैसी बीमारी को भी कवर करती है और 1 लाख रुपए के प्रीमियम के लिए 1 लाख रुपया जो हम उसमें इंश्योर्ड करते हैं अमाउंट, तो उसका प्रीमियम मात्र 1350 रुपए होता है। जिस भी कर्मचारी को आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए नॉमिनेट करते हैं उसका कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता है, कोई एग्जिस्टिंग बीमारी हो तो वो भी उसमें कवर्ड होती है, फ्यूचर में कोई एक्सीडेंटल या कोई इस तरह की अगर तकलीफ आई तो वो भी उसमें कवर्ड है, मैटरनिटी बेनिफिट्स भी उसमें कवर्ड है। तो इस तरह की जो भी कठिनाइयां हमारे सामने भविष्य में कभी आ सकती है अपरिहार्य स्थिति में, वो सारी चीजों को जीजेपीसी ने इस स्वास्थ्य रत्न पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया हुआ है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस पॉलिसी को आप अपने कर्मचारियों के लिए लें और इसमें से जो भी आपका प्रीमियम होगा उस पूरे प्रीमियम में से 25% कंट्रीब्यूशन जीजेपीसी आपको देती है। अगर 100 रुपए आपके खर्च होते हैं तो उसका 25% लगभग जीजेपीसी देती है। तो मैं आप सभी मेंबर से आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस फैसिलिटी का निश्चित तौर पे फायदा उठाएं। आप देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन हमने बताया हुआ है, जीजीपीसी का कंट्रीब्यूशन 1000 रुपए है और मेंबर्स को मात्र 350 रुपए जो है पेमेंट करने होते हैं। उसके लिए हमारा टोल फ्री नंबर है, आप टोल फ्री नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पे संपर्क करने के बाद में आप अपना टिकट जनरेट कर सकते हैं। आपकी अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेरी है हमारे पास में आ जाएगी और हम उसका आपको आंसर करेंगे। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपको फोन पे कॉल करेंगे और कोई भी अगर आपको कठिनाई है तो उसका समाधान आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसके अतिरिक्त जो चूंकि यहाँ पे काफी तादाद में एक्सपोर्टर मेंबर भी जुड़े हुए हैं मैं देख रहा हूं, तो मैं आप सबसे खास करके आग्रह करना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट्स के लिए ई संचित इसेंशियल है। अगर आपने अभी तक ई संचित का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कृपया अपना ई संचित रजिस्ट्रेशन निश्चित तौर पे जल्द से जल्द करवा लें। अगर आपको ई संचित रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की कठिनाई आए तो आप जीजीपीसी के कॉल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। कॉल सेंटर पे टोल फ्री नंबर है, 24/7 हमारे पास में मिस कॉल अलर्ट की फैसिलिटी है। तो आप सबसे मैं चाहूंगा कि मिस कॉल अलर्ट की जो सुविधा आपके लिए मोबाइल हमने उपलब्ध कराई हुई है उसका आप फायदा लें। दोस्तों, ये जो हमारा नंबर है 1800103435, ये केवल ऑफिस आवर्स में ऑपरेशनल होता है, लेकिन अगर आपको कोई बात देर शाम से याद में आती है, रात में याद में आती है कि मुझे बात करना है कॉल सेंटर में, तो आप जो नीचे हमारा नंबर दिया गया है 7208048100, आप उस पर मिस कॉल दे सकते हैं।
आपके मिस कॉल के पश्चात में नेक्स्ट डे जब हमारा कॉल सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में आएगा तो आपको उसी नंबर पे कॉल करेगा। आप अपनी जो भी जरूरत की जिज्ञासा हो आप उससे शेयर कर सकते हैं और वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगा। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप जो है इस हेल्प डेस्क का पूरा फायदा उठाएं और इसके माध्यम से जो सुविधाएं आपके लिए हमने उपलब्ध कराई हैं उसको अवेल करने का आप प्रयास करें। दोस्तों, इसके अलावा मैं आप सबसे एक और भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि आजकल जीजेपीसी ने तमाम चीजों को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया है। IIJSO अभी जो रिसेंटली पिछले महीने जो हमारा कंप्लीट हुआ है वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफी सफल हो रहा है। आने वाले टाइम में भी वो इस तरह के दूसरे शोज हमारे आ रहे हैं। IIJS का दूसरा वर्जन भी आ रहा है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जीजेपीसी का मोबाइल ऐप है, आप मोबाइल ऐप्स को भी प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर में जाने के बाद में केवल आपको जीजेपीसी मोबाइल ऐप लिखना है और कुछ ही मिनट के अंदर ये मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकेंगे। इस मोबाइल ऐप पे जीजेपीसी की जो भी नोटिफिकेशंस या जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो टाइम टू टाइम अपलोड की जाती है। जब जब हम इंफॉर्मेशंस अपलोड करेंगे आपके पास में अलर्ट आते रहेगा। आप अपने जरूरत के इंफॉर्मेशंस को इमीडिएटली देख सकते हैं और आपकी जो भी जरूरत की चीजें उसमें नजर आए उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप प्ले स्टोर में जाकर के जीजेपीसी मोबाइल ऐप्स को जरूर से डाउनलोड करें और जो डे टू डे बेसिस पे जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स और जो इस तरह की तमाम चीजें जो हम हर पल उस पर अपलोड करते रहते हैं उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जिन लोगों के पास में जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स हैं, उनको अपना क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। RCMC की जो रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो आपको लाइसेंस जो 5 इयर्स के लिए मिलता है उसकी प्राइमरी कंडीशन है कि एवरी क्वार्टर में आपको अपना रिटर्न फाइल करना है। हमने देखा है कि काफी संख्या में लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। तो मैं जो भी मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि हमने रिटर्न फाइल करने का पोर्टल खुला रखा हुआ है। अगर आपकी टीम ने आपके अकाउंट्स टीम ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप कृपया उनको डायरेक्टिव्स दें कि वो जाकर के ऑनलाइन उस रिटर्न्स को फाइल कर दें। भले ही आपका एक्सपोर्ट 0 हो या हाई वॉल्यूम का हो या कोई भी अमाउंट हो, अगर एक्सपोर्ट नहीं है तो आप 0 फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप रिटर्न जरूर फाइल करें क्योंकि RCMC की ये प्री कंडीशन है और सरकार तमाम ऐसे कंडीशंस को काफी स्ट्रांगली इंप्लीमेंट कर रही है। तो कंप्लायंस नहीं होने की वजह से आपका RCMC का रिन्यूअल स्टॉप ना हो जाए, डीरजिस्ट्रेशन ना हो। तो इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप जो है अपना RCMC निश्चित तौर पे रिन्यूअल करवाएं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त हमारी टीम जो है जो एक्सपोर्टर मेंबर्स हैं उनको और जो नॉन एक्सपोर्टर मेंबर्स हैं उन्हें एक एक करके कॉल कर रही है और उनको भारत सरकार की तमाम स्कीम्स जो आपके लिए इस कोविड काल में अनाउंस हुई हैं, हम जिनको कॉल किए हैं ऐसे काफी बड़ी तादाद में मेंबर्स हैं कि उनको तमाम ऐसी लाभप्रद योजनाओं की जानकारी उनके पास में नहीं है। तो जब हमारे मेंबर्स आपको कॉल करें, क्योंकि आपका जो भी कॉन्टेक्ट नंबर मोबाइल नंबर हमारे पास में है की पर्संस का, उन्हें कॉल जा सकता है, जा भी रहा है रेगुलर बेसिस पे। तो आप अपने ऐसे एक्सपर्ट्स मेंबर्स को जो उस स्कीम्स के बारे में बेटर ढंग से समझ रखते हो समझ सकें, ऐसे लोगों से उन्हें बात करवाएं और पूरी स्कीम्स को समझें जिससे अब आप उस स्कीम्स का फायदा ले सकें। कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन है। आप जिन लोगों के पास में उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन था उनको अब उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना है अगर आप MSME का बेनिफिट लेना चाहते हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन में आपको 5% तक की इंटरेस्ट में सब्सिडी मिल रही है, छूट मिल रही है। तो इस तरह से अनेकों ऐसी सुविधाएं हैं स्किल अपग्रेडेशंस के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस के लिए। जो विदेशों में आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसके लिए फाइनेंस मिल रहा है। आप डोमेस्टिक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसके लिए फाइनेंस मिल रहा है। आप जीजेपीसी की मेंबरशिप जो लेते हैं उसमें जो फीस भरते हैं उसके लिए भी भारत सरकार रिफंड दे रही है। तो इस तरह से तमाम स्कीम्स हैं। हमारे जब रिप्रेजेंटेटिव्स आपको कॉल करें, जो हमारी
टीम मेंबर से आपको कॉल करे, तो मैं चाहूंगा कि उसको आप ध्यान से उस चीज को समझें। अगर कोई डाउट्स हो तो हमारे पास में, आपके पास मैंने कॉल सेंटर्स के नंबर्स दिए हैं, आप दोबारा उस पर संपर्क करें, या उस रिप्रेजेंटेटिव जब आपको कॉल करें उनके नाम को पूछ लें, उनको दोबारा ईमेल लिखें, उनसे फोन पे बात करें, जिससे आपको जानकारी जल्दी मिल सके और आप उस योजनाओं का जल्दी से जल्दी लाभ ले सकें। तो मित्रों, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बता दिया था कि आज हमारा मुख्य फोकस जो है माई केवाईसी और उसके बेनिफिट्स पे है। तो जीजेपीसी की जो मेंबरशिप के फायदे हैं, मैंने जैसे आपको बताया ही शॉर्ट में, उसकी लिस्ट पूरी आपके सामने भी लगी हुई है, जिसमें IIGS शो में पार्टिसिपेशन हो, सिग्नेचर शो में हमारा पार्टिसिपेट करना हो, आपको जो वर्चुअल एग्जीबिशंस है उसमें पार्टिसिपेट करना है, अगर आप केपी सर्टिफिकेट के द्वारा रफ इंपोर्ट करते हैं, डायमंड इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो आपको चार्जेस लगते हैं वो लगभग 1/3 लगते हैं। अगर आप मेंबर नहीं है तो आपको अगर 1,500 रुपये भरना होता है, तो आप जीजेपीसी के मेंबर है तो 500 रुपये में ही आपको केपी सर्टिफिकेट मिल जाता है, और हर जगह पे आपको प्रायोरिटी मिलती है। इसके अतिरिक्त भी जब आप इसी जीसी से पॉलिसीज लेने जाते हैं, इंश्योरेंस कवरेज लेने जाते हैं, तो उसके लिए भी कॉन्फिडेंशियल लेटर है, जो भी करस्पॉन्डेंस हमें करना होता है वो सारी चीजें हम उन्हें देते हैं। वीजा के लिए आपके रिकमेंडेशन लेटर्स हम देते हैं, जिससे आपका काम तेजी से हो सके। तो इस तरह से तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो आपके लिए जीजेपीसी के प्लेटफॉर्म से उपलब्ध हैं। हम चाहेंगे कि आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उन सुविधाओं के बारे में जानें और अधिक से अधिक उसका लाभ लें। तो मित्रों, मैं अपना स्पीच यहीं पे समाप्त करता हूं, और माई केवाईसी के सीईओ श्री प्रणय नार्वेकर जी से मैं आग्रह करूंगा कि प्रणय जी आप आए और जो है अब अपने प्रेजेंटेशंस को प्रस्तुत करें, और लोगों की जो जिज्ञासा हमारे पास में आई हुई थी कि माई केवाईसी के लाभ क्या हैं, उस पर आप विशेष रूप से फोकस करते हुए अपना प्रेजेंटेशन कृपया दें। धन्यवाद। धन्यवाद मिथिलेश जी। अशोक जी से भी मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। तो अभी जो लोग ज्वाइन किए हैं मैं उनको ये प्रेजेंटेशन में ये बताना चाहता हूं कि जो माई केवाईसी बैंक है उसका उद्देश्य क्या है और उससे आपको कैसे फायदा होगा जब आप आपके बिजनेस में यूज करते हैं। तो पहले अगर हम जाएंगे तो हम देखते हैं कि जो माई केवाईसी बैंक, जो केवाईसी ये क्या होता है। बहुत लोगों को आपको जानना होगा कि आपको मालूम होगा कि आपके बैंक ने आपको पूछा होगा कि आपका केवाईसी कंप्लीट करना है या आपको आपके पार्टनर्स या डायरेक्टर्स का लेटर देना है। तो ये सब आपके बैंक पूछते हैं, लेकिन आपको इसके क्या मत लेना देना। मुझे क्यों केवाईसी करना है, मुझे मेरे काउंटर पार्टी का केवाईसी क्यों करना है। तो केवाईसी या नो योर काउंटर पार्टी, क्योंकि बहुत सप्लायर या और कस्टमर दोनों के लिए ये लागू होता है, तो उनका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंपनी क्या है, उनका पैन क्या है, बराबर कंपनी चल रही है कि नहीं, ओनर के डिटेल्स क्या है, उनके ओनरशिप पैटर्न क्या है, और बैंक अकाउंट, ये सब जो इंफॉर्मेशन जो आप गैदर करते हो, ये नो योर काउंटर पार्टी या केवाईसी से जाना जाता है। बहुत बार आपने कस्टमर ड्यू डिलिजेंस भी सुना होगा, ये नथिंग बट केवाईसी ही है। तो ये मुझे या आपको या अपने इंडस्ट्री को ये क्यों करना है, केवाईसी क्यों करना है मुझे। तो पहली चीज क्या है कि एक तो मेरे खुद के धंधे के लिए मेरे को मालूम करना है कि जो दूसरा आदमी है, दूसरा काउंटर पार्टी है, वो जेन्युइन पार्टी है कि नहीं, ये धंधे वाला ही है या कोई मुझे गंडाने के लिए कर रहा है। दूसरी चीज, मुझे मेरे ये चेक करना है कि जो मेरा धंधा है वो कोई गलती से या मेरे धंधे का इस्तेमाल ना करे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आपने बहुत सुना होगा, आजकल बहुत न्यूज में है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज द मेन एजेंसी जो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करती है या और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करती है। तो हमें ये चेक करना है कि जो हमारा बिजनेस है वो इसके लिए यूज ना हो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। और तीसरी चीज जिसके बारे में थोड़ा बोलूंगा वो है कि हमें एक लीगल ऑब्लिगेशन है, जैसे हम डायमंड ज्वेलरी के धंधे में हैं, हमें एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि हमें हमारे पास एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम हो। तो लॉ बोलती है कि ये हमें करना है और इसके लिए भी हमें केवाईसी की जरूरत है।
तो आपने ऑफ कोर्स अगर आप इंडिया में रहते हैं बहुत सुना होगा लास्ट 1-2 सालों में FATF के बारे में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये, 30-40 गवर्नमेंट्स और कंट्रीज मिलके उन्होंने ये किया है। और उनके गाइडलाइन के अनुसार डीलर्स इन प्रेशियस मेटल्स एंड स्टोन्स, यानी जो प्रेशियस मेटल्स यानी सोना चांदी प्लैटिनम ये सब चीज में डील करते हैं, और स्टोन्स यानी डायमंड कलर स्टोन्स इनमें डील करते हैं, प्रेशियस स्टोन्स इनमें जो डील करते हैं, यानी इसमें आपकी ज्वेलरी भी आ गई, आपकी होलसेलर भी आ गए, आपके प्रोड्यूसर भी आ गए, सब आ गए। ये जो सब कंपनियां हैं इन्हें डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस और प्रोफेशन DNFBP का दर्जा दिया गया है। तो DNFBP का मतलब क्या होता है? DNFBP का मतलब इतना एकदम सिंपल है कि हमें जैसे कोई दूसरी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्टॉक मार्केट KYC करती है काउंटर पार्टी का, वो उनको करना पड़ता है। स्पेसिफिकली AML प्रोग्राम आपको रखना पड़ा है, जो रिस्क बेस्ड अप्रोच एज पार्ट ऑफ द AML प्रोग्राम। जैसे मैंने कहा AML प्रोग्राम का एक मुख्य पार्ट जो है वो KYC होता है, इंक्लूडिंग नोइंग कि बेनिफिशियल ओनर कौन है। तो धंधा आपका कोई एक्स चला रहा है, लेकिन उसके पीछे जो मेन ओनर है वो कौन है, ये जानना आपको जरूरी है। तो ये मैंने आपको जो दिखाया है ये एक्चुअल जो 2012 में 2010 में इंडिया ने FATF में ज्वाइन किया, और 2012 में जो उन्होंने PMLA एक्ट में जो चेंजेस लाए उसके अनुसार जो अपनी इंडस्ट्री है, डीलर्स इन प्रेशियस मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस मेटल्स मींस गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, rhodium, any such metal. Precious stones is diamond, emerald, ruby, sapphire or any other stone. So all ये जो businesses है, these are like banks and financial institution. It is a reporting entity. Reporting entity का क्या मतलब होता है? आपको पूरे सब आपके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। वो तो आपको anyway दूसरे रीजन के लिए भी रखना पड़ता है, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। सो उसमें कुछ दिक्कत है नहीं। अगर कोई आपको डायरेक्टर पूछे तो आपको देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन कि ये कौन कौन पार्टी है जिसके आपने साथ धंधा किया। आपको जो भी आप डील करते हैं उनके साथ आपको वेरीफाई द आइडेंटिटी, जो आपके क्लाइंट है उनकी आइडेंटिटी आपको मालूम होनी चाहिए। तीसरी चीज, आपको बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में भी जानना है, और आपको 5 साल तक आपके इंफॉर्मेशन का ट्रैक रखना है। 2017 लॉ में तो लिखा गया था कि 2012 में कि अपनी इंडस्ट्री कवर्ड है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो रूल्स होते हैं लॉ के साथ उसमें हमें स्पेसिफिकली इंक्लूड नहीं किया गया था। तो 2017 में गवर्नमेंट ने दो चीजें लाई। एक तो GST इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है उनको अपने सेक्टर का रेगुलेटर बनाया PMLA के अंडर। पहले रेगुलेटर नहीं था, तो हम लोग रिपोर्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे। और दूसरा चीज जो था वो उन्होंने बोला कि जो रूल्स हैं वो अपने सेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। ये प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि जो रूल्स लिखे गए हैं वो सब बैंक के लिए लिखे गए हैं, अपने सेक्टर के लिए लिखे गए नहीं थे। इसलिए गवर्नमेंट ने ये समझा, GJPC बहुत सारी एजेंसियों ने उनको रिप्रेजेंटेशन की गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने ये वापस ले ली। अगर आप देखते हैं FATF एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन भी करता है। म्यूचुअल इवैल्यूएशन यानी दूसरे कंट्री के लोग आके अपने साथ हमारे इधर बराबर हो रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं। इंडिया का जो विजिट था वो लास्ट सितंबर-अक्टूबर में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ है। मोस्ट लाइकली फरवरी-मार्च में होने की संभावना है। तो अपना जो बाहर के लोग आके देखेंगे कि अपनी कंट्री बराबर फॉलो कर रही है कि नहीं FATF के गाइडलाइंस, वो अभी अगले साल में होगा। अगर आप दूसरे कंट्री में देखो, अगर आप इजराइल देखो, अगर आप चाइना देखो, अगर आप हांगकांग देखो, अगर आप UAE देखो, तो सब जगह में आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अभी फोकस अपने सेक्टर या अपने इंडस्ट्री पे आ रहा है। तो जब अपना भी इवैल्यूएशन होगा तो मोस्ट लाइकली उधर भी ज्यादा स्ट्रेस या अपने इंडस्ट्री पे भी स्ट्रेस होगा। तो ये भी अपने होने की संभावना है। तो ये सब KYC का हो गया। ठीक है, मैं समझ सकता हूं मेरे को KYC करना है, लेकिन
मेरे को अभी माई केवाईसी बैंक क्यों ज्वाइन करना है, उससे मेरा क्या फायदा? मैं तो लोगों से ले लूंगा कि केवाईसी है क्या है और मेरा काम हो जाएगा। तो आज की तारीख में जब आप इंफॉर्मेशन या तो लेते हो या तो देते हो, क्योंकि आपको देना भी है और आपको लेना भी है केवाईसी का इंफॉर्मेशन, ये सब आपका आइदर पेपर में होगा, प्रिंट आउट होगा, या तो फिर आप जो सॉफ्ट कॉपी होगी ईमेल या स्कैन्ड कॉपी आपके डॉक्यूमेंट्स की वो होगी। तो ये सब नॉन स्टैंडर्ड है। कोई लोग 2 चीज पूछते होंगे, कोई लोग 10 चीज पूछते होंगे, जो जिसके समझ में आए वो पूछता है। काफी चीजों में क्या होता है कि जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो मिलती नहीं है, तो आपके टीम को या बहुत बार आपको खुद को फोन करना पड़ता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन मंगाओ, ये इसका ये पैन कार्ड आया है, जीएसटी नहीं आया है, ये प्लीज मंगाओ, ये चेक कीजिए, या इसका डायरेक्टर का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत सारा आपका जो समय लेती हैं वो आपको करनी पड़ती है। और बहुत बार क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन आप लेते हो वो नॉट नेसेसरी कंप्लीट हो। अभी अपने इंडस्ट्री की एक खासियत है कि सब लोग एक दूसरे से डील करते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरर हो, डीलर हो, वो एक दूसरे को या तो गोल्ड हो या डायमंड्स हो या कलर स्टोन हो, एक दूसरे को बेचता और खरीदता रहता है। और ये सब चीज में केवाईसी तो बहुत, जैसे हमने देखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब जैसे अपना सब, अगर मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस अपने इंटरनल हो, एटलीस्ट ऑन अ B2B या बिजनेस टू बिजनेस बेसिस जो बोलते हैं, तो हर एक बार अगर एक दूसरे को केवाईसी करना हो तो उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट भी जाता है, आपका टाइम भी जाता है और आपका फोकस भी चला जाता है। अगर मैं छोटा बिजनेस हूं, मेरे पास लोग नहीं है चेज अप करने के लिए कि भाई ये आपका केवाईसी दो। अगर मैं बड़े कंपनी को बेच रहा हूं, बड़े कंपनी बोलेगी ये ले लो 2-3 डॉक्यूमेंट्स, मेरा हो गया। अगर आपको बराबर करना भी है तो आप पूछ भी नहीं सकते, आप बड़े कंपनी को ज्यादा परेशान भी नहीं कर सकते। वो लेंगे मैं आपका धंधा ही लेके जाऊंगा या धंधा ही नहीं करूंगा आपके साथ। तो ये सब चीजें के लिए जहाँ पे केवाईसी का स्टैंडर्ड नहीं हो, और जो छोटे कंपनियों को जो दिक्कत होती है जो केवाईसी लेने में, अगर मैं चाहूंगी कि मेरे को करना है तो मैं बराबर कैसे करूं, क्योंकि मेरा कॉस्ट भी जाता है और मैं मेरे धंधे पे फोकस करूं या केवाईसी पे फोकस करूं। तो इसलिए जीजेपीसी ने जो माई केवाईसी बैंक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है वो एक सब चीजों के लिए बहुत फायदेमंद पड़ता है। अभी माई केवाईसी बैंक है क्या? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आपने देखा होगा जीजेपीसी ने मेंबरशिप के लिए मैंडेटरी किया है, तो आपको केवाईसी जाके कंप्लीट करना है। आपने तो वही देखा है कि अरे मेरे को केवाईसी कंप्लीट करना है, मुझे अरे मेरे को छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स के लिए वापस पूछा जाता है क्योंकि कंप्लीट नहीं है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आप केवाईसी, आपका खुद का केवाईसी जो करना है वो पहली सीढ़ी है, वो पहला कदम है आपका। जब आप आपका केवाईसी कंप्लीट करोगे और पूरा करोगे तभी आप अंदर आ सकते हो और तभी आप दूसरे लोगों के साथ आपका केवाईसी शेयर कर सकते हो। ये पहली स्टेप है, प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका खुद का केवाईसी कंप्लीट करना है, अपडेट करना है। कुछ चेंज हो गया तो आपको एक बार ही करना है, सब जगह पे दिख जाता है। जो केवाईसी इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं वो इट इज एज पर बेस्ट इन क्लास। तो कोई भी कंट्री में जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए चल जाएगा वो, ऐसे हम लोगों ने इंश्योर किया है। और जब आप वेरीफाई करते हो आपको यूनिक नंबर मिलेगा, तो यूनिक नंबर से आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो अगर आप बेल्जियन कंपनी है या दुबई बेस्ड कंपनी आप धंधा कर रहे हो उनके साथ, वो भी माई केवाईसी बैंक में है, तो आपने उनको रिक्वेस्ट भेज दी, जैसे आप फेसबुक पे करो या लिंक्डइन पे करो, वो एक्सेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास उनका केवाईसी आ जाएगा और उनके पास आपका केवाईसी आ जाएगा। तो इसके जो अगर मैं संक्षिप्त में बोलूं कि मेन बेनिफिट्स क्या है, आपका जो एफर्ट लगता है कंप्लायंस करने में ये बहुत कम हो जाता है। एक तो जो आपका केवाईसी देना है वो वापस सबको वही चीज फैक्स करो या ईमेल में भेजो या फिजिकल कॉपी दो, वो करना नहीं है, आपको एक बार ही करना है। तो आपका डुप्लीकेशन निकल जाता है। अगर आपका कोई चेंज हो, आपका एड्रेस चेंज हो गया या आपका पार्टनर चेंज हो गया या आपका डायरेक्टर चेंज हो गया,
अभी हर बार अगर मैं सब मेरे जो कनेक्शंस हैं उनको अगर बोलना चाहूं तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए क्या होता है कि आपको एक बार ही आप सिस्टम में कर दो कि ये मेरा चेंज हो गया, तो ऑटोमेटिकली जैसे आप फेसबुक पे पता लगता है कि ये चेंजेस आ गए आपके कनेक्शन में, आपके सब कनेक्शंस को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये चेंजेस हो गए हैं। दूसरा चीज जो आपका जो केवाईसी आप लेते हो, तो ये आपका केवाईसी देने का बात हुआ। जो आपका केवाईसी लेते हो वो भी आपको बहुत इजी पड़ गया। जब भी आप सिंपल आप एक कनेक्शन भेज दो, वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, आप दोनों कनेक्टेड हो, उनका केवाईसी आपको दिख जाएगा, आपका केवाईसी उनको दिख जाएगा। तो जिसके साथ भी आप धंधा कर रहे हो तो उनका फुल इंफॉर्मेशन, केवाईसी इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएटली अवेलेबल हो जाता है। अगर वो कुछ चेंजेस करते हैं वो भी आपको इमीडिएटली पता लग जाती है कि ये डायरेक्टर चेंज हो गया या ये कैसे चेंज हो गया। तीसरी चीज जो आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, जो मैंने बोला कि आपका केवाईसी दूसरे को दिखता है, ये सब एकदम सिक्योर मैनर में दिखता है। एक पीडीएफ आता है विच इज जो वाटरमार्क होता है, उसमें जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, तो वो पीडीएफ में देख के पता लगता है मेरे को कि किसने भेजा है ये। और अगर किसी ने मेरा केवाईसी डाउनलोड किया हो, वो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा कि ये आदमी ने ये टाइम पे मेरा केवाईसी डाउनलोड किया। तो पूरा ट्रांसपेरेंसी है आपके पास ये चीज में। और जैसे हम लोग जा रहे हैं वैसे हम लोग बैंक्स और दूसरे एजेंसीज को भी साथ में इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि उनको भी अपने इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, ये इंडस्ट्री का जो इंफॉर्मेशन है वो सब मेरे को अवेलेबल है, और वो भी उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि वो लोग हमारे साथ लोन और एटसेट्रा ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ दे सके। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, जो माई केवाईसी बैंक के फीचर्स क्या है, एक तो एकदम सिंपल इंटरफेस है। तो आपने इंडिया को सिलेक्ट किया होगा और आपने आपका इनकॉर्पोरेशन टाइप सिलेक्ट किया होगा, वेदर पार्टनरशिप या कंपनी, तो ऑटोमेटिकली वो जो आपको चाहिए वही इंफॉर्मेशन पूछेगा। जो कनेक्शन प्रोसेस है, जो मैंने बोला, एकदम इजी है। यूनिक नंबर के बेसिस पे आप कनेक्शन कर सकते हो किसी के साथ भी। आपको ऑटोमेटिकली वो जब आदमी एक्सेप्ट करेगा तो आप कनेक्शन हो जाएगा। जैसे आप सोशल नेटवर्क यानी फेसबुक हो या लिंक्डइन हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप ऑटोमेटिकली वो वैसे ही आप कनेक्शन कर सकते हैं। जब आप कनेक्ट करते हो तो आपका जब मैं बोलता हूं कि केवाईसी अवेलेबल है, ये स्टैंडर्ड जो हम बोलते हैं 2 पेजर, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, सब 1 या 2 पेज में आपको पूरा केवाईसी का मिल जाता है। अगर आपको पूरा सेट या आपके काउंटर पार्टी को पूरा सेट चाहिए, जहां पे आपका कॉपीज हो, पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स का, पैन कार्ड, ऑल दीज कॉपीज हो, तो आपको स्पेसिफिकली पूछना पड़ता है। जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी उनको मिल जाएगा। तो यह आपके लिए सिक्योरिटी है कि हर बार अगर किसी को आपका देखना है तो वो आपको पूछना ही पड़ता है पूरे डॉक्यूमेंट्स का सेट। दूसरा क्या है कि जैसे मैंने बोला, जो भी आप कनेक्शन करते हो और जो इंफॉर्मेशन शेयर होता है वो पीडीएफ फाइल के थ्रू होता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है और फुल ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो अगर कोई मेरा केवाईसी देखा गया तो मुझे पता लगता है कि किसने देखा, कभी देखा। और जब भी मेरे दूसरे काउंटर पार्ट या दूसरे मेरे कनेक्शन का केवाईसी चेंज होता है, वो भी मैं सुबह अगर मैंने लॉग इन किया या दो चार दिनों में मैंने अगर लॉग इन किया तो मेरे को पूरा चेंजेस दिख जाता है कि किसने क्या किया। तो मेरा टाइम बहुत बच जाता है ये सब चीज में। तो ये हमने देखा कि माई केवाईसी बैंक क्यों ज्वाइन करना है। अभी अगर मुझे ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन करूं मैं? तो एक तो प्रोसेस है, काफी लोगों ने कंप्लीट किया होगा। तो आपको पहले आप रजिस्टर करोगे, आपको एक इनिशियल टेम्पररी आईडी मिलता है, आपको पूरा डिटेल्स भरना पड़ता है। जब आप भरोगे तो आप जो कंप्लायंस टीम है उसके पास आएगा, जो नयन की टीम है, वो चेक करेगी। अगर कंप्लीट हो तो आपको प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाता है, आपको परमानेंट आईडी मिलता है। अगर आप इंडिया में हो तो आपका आईडी IN से चालू होगा। अगर आपका कंपनी
ए से चालू है तो INA से चालू होगा। तो एकदम आपको जो परमानेंट आईडी मिलता है वो एकदम आपका यूनिक आईडी, आपका आधार जैसा है इंडस्ट्री के लिए, केवाईसी के लिए। अगर कोई इसमें खामी हो, कुछ कंप्लीट ना हो, अगर टीम को लगता है कुछ और चाहिए, तो फिर वो आपको वापस भेजेंगे कि बोलेंगे कि ये सब प्रॉब्लम्स है, प्लीज आप फिल करके दे दीजिए। मेरी एक दरखास्त है, अगर आपका प्रोफाइल रिजेक्ट हुआ हो, आपको गया, प्लीज जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई हो वो प्लीज फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि लोग ऐसे ही सबमिट करते हैं। आप वापस वही चीज अगर दोबारा दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको जो खामियां हैं वो कंप्लीट करके ही देनी पड़ेगी। एक बार आपको आपका परमानेंट आईडी मिल गया, तो आपका इधर परमानेंट आईडी आपको मिल गया, तो आप दूसरे लोगों को से साथ कनेक्शन करना चालू कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली देन यू कैन स्टार्ट कनेक्टिंग, आपके जो भी सप्लायर्स हो या कस्टमर्स हो उनको देके आप कनेक्शन करना चालू कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक फाइनल एक्टिवेशन का आएगा, जहां पे आपको ओरिजिनल के साथ आपके ट्रेड बॉडी, यानी अगर बंबई में हो तो हमारे ऑफिस में आ जाइए, GJPC ऑफिस में आ जाइए। अगर बाहर हो तो आपके GJPC के ऑफिस में जाके ओरिजिनल के साथ आप दिखा सकते हैं। वो आपको एक साइन करके ओरिजिनल का एक बार ही दिखाना है, वो चेक होगा कि बराबर है, तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। कोविड की वजह से करंटली हम लोग इन्होंने इसमें कुछ ज्यादा टाइट नहीं है, यानी डेडलाइन टाइट नहीं किया है, 31 दिसंबर तक दिया है, प्रोबेबली और भी थोड़ा एक्सटेंड होगा क्योंकि बेस्ड ऑन द कोविड सिचुएशन। सो वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस। इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एक तो कंपनी के बारे में चाहिए कि कौन सा कंपनी है, उसका रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है, उसका पैन क्या है, GST क्या है। जो लोग हैं, हम लोग 3 चीजें देखते हैं। कंपनी का जो ओनर है वो कौन है, कंपनी का कंट्रोलर है वो कौन है, और कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है। तो ओनर यानी जिसका कंपनी में पैसा लगा है, जो कंट्रोलर होता है वो डायरेक्टर या जो भी हो, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट सब साइन कर सकता है, और जो रिप्रेजेंटेटिव वो हो सकता है जो एम्प्लॉय हो कंपनी का, जो कंपनी के ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी साइन करते डॉक्यूमेंट्स। एक आदमी ये तीनों हो सकता है, या कोई भी 2 हो सकता है, या सिर्फ एक हो सकता है। हम लोग ये तीनों चीज मानते हैं। एक बार ये कंप्लीट हो जाए, आपने इंफॉर्मेशन भर दिया, तो आप सबमिट कर सकते हो। बैकएंड में हम लोग जो क्या क्या चेक करते हैं, तो हमारी टीम एक तो चेक करती है कि जो स्टैंडर्ड के हिसाब से है वो सब आपने इंफॉर्मेशन भर दिया है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं वो भी मैच हो रहे हैं जो आपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से, और जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बराबर मैच हो रहा है। हम लोग जो दूसरा चेक करते हैं वो लोकल और ग्लोबल डेटाबेसेस के साथ भी चेक करते हैं। तो अगर आपने पैन नंबर डाला हो, हम चेक करेंगे कि पैन नंबर बराबर है और एक्टिव है कि नहीं। GST डाला हो तो GST बराबर है और एक्टिव है कि नहीं। तो ये सब चेक्स हम लोग हमारे साइड से करते हैं। एक बार, और अपार्ट फ्रॉम दिस ग्लोबल डेटाबेसेस भी हो, तो अगर US ने बोला हो कि ये बंदा ब्लैकलिस्टेड है, तो वो भी हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल डेटाबेसेस के साथ चेक करते हैं कि भाई ये ब्लैकलिस्टेड नहीं तो नहीं है, कहीं सैंक्शंस में नहीं है। तो ये भी आपको गारंटी मिलती है या आपको सुविधा मिलती है कि ये चेक हो जाए। दूसरी क्या है कि जो आपका इंफॉर्मेशन जो अभी आपको दिखता है वो सब कंपनीज के लिए स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन मिलता है। आपको मालूम है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, और इमीडिएटली आपका प्रोफाइल एक्सेप्ट होने के बाद आप नेक्स्ट टाइम मिनट से आप कनेक्शन करना चालू कर सकते हैं। तो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वो बाद में हो सकता है। 1 महीने का टाइम दिया है कोविड के लिए, हम लोग और रिलैक्स करते हैं, लेकिन फिर भी आप कनेक्शन करना इमीडिएटली चालू कर सकते हैं। ये मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये सैंपल इंफॉर्मेशन है, तो आप देख सकते हैं कि आपके जो 2 पेजर KYC, उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन आता है, ट्रेड बॉडी इंफॉर्मेशन आता है, लीगल इंफॉर्मेशन आता है, ओनरशिप इंफॉर्मेशन आता है, बैंक डिटेल्स, हम लोग एक बैंक का इंफॉर्मेशन मांगते हैं वो आता है, टर्नओवर रेंज आपका पूछा जाता है, अगर आपका कोई ऑल्टरनेट ऑफिस हो तो वो आएगा,
और अगर आपका कोई एडिशनल इंडिविजुअल्स हो वो आएंगे। सो आपका एक स्टैंडर्डाइज्ड फीचर, स्टैंडर्डाइज्ड सेट में आपको सब इंफॉर्मेशन दिखता है। अगर आप देखोगे तो इधर वाटर मार्क है, तो मेरे नाम ये, क्योंकि मैंने ये प्रोफाइल खोला है, मेरा नाम आ गया है उधर। तो अगर आपका कोई मिसयूज करता है पीडीएफ, तो वो भी आपको पता लग जाता है, एक झलक से पता लग जाता है कि किसने ये प्रिंट लिया है पीडीएफ का। अभी जीजेपीसी के मेंबर के लिए करंटली 31 मार्च तक फ्री है। जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको, जो बीडीपी के अगर मेंबर्स हैं या फॉरेन कंपनीज के मेंबर्स हैं, तो उनको चार्जेस एप्लीकेबल है, वो आपके टर्नओवर के हिसाब से एप्लीकेबल है। छोटे कंपनी को हार्डली कुछ चार्जेस बहुत नॉमिनल है, अगर बहुत बड़ा कंपनी है तो थोड़ा ज्यादा चार्जेस देना पड़ेगा। ये मैं वापस बोल दूं कि जैसे जीजेपीसी, हम जीजेपीसी की सब्सिडरी हैं, तो यानी हम भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, तो हमें प्रॉफिट नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट हमारे कॉस्ट जो है वो हमको इंश्योर करना है कि हम कॉस्ट रिकवर करें। तो ये सब हमने देखा, लेकिन अभी आगे क्या करना है, मुझे क्या करना है। एक तो जीजेपी माई केवाईसी बैंक में करंटली 3700 से ज्यादा मेंबर हैं। तो अगर जीजेपीसी का कंपनी मेंबर हो तो ऑलमोस्ट ऑल मेंबर्स या गुड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑलरेडी उनका प्रोफाइल कंप्लीट है और एक्सेप्टेड है। अपार्ट फ्रॉम जीजेपीसी हमारे मेंबर्स बीडीबी के हैं, एडब्ल्यूडीसी के हैं और डीडी यानी दुबई डायमंड एक्सचेंज के भी हैं। 2 इंटरनेशनल बैंक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं, वो ऑलरेडी लोगों को पूछना चालू कर दिए हैं कि मेरे को केवाईसी देखना है। इंडियन बैंक्स के साथ भी डिस्कशन चालू है और होपफुली वी विल हैव कपल ऑफ इंडियन बैंक्स आल्सो इन द सिस्टम। जैसा कि मैंने बोला है, जीजेपीसी ने खुद के मेंबरशिप के लिए मैंडेटरी किया है। अगर केपी सर्विसेज चाहिए फॉर नॉन मेंबर्स, उनके लिए भी मैंडेटरी है। जो एडवांस रेमिटेंस लिस्ट है, जो माइनर्स हैं, उनके लिए भी कभी ना शॉर्टली वो मैंडेटरी हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला, इन कॉन्टैक्ट विद डोमेस्टिक बैंक्स टू ज्वाइन द एएमएल रिलेटेड मॉनिटरिंग, तो बैंक्स को भी ये हेल्प कर सकता है। बैंक्स के लिए आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि बैंक्स जो हैं उनको, अगर लेट्स से आपका बैंक अकाउंट है और आपको $1 मिलियन बाहर से आ गया, तो बैंक को चेक करना है और वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो पैसा आया है ये बराबर पैसा है और या तो फिर कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा है ये मनी से। तो ये कैसे चेक करता है? बैंक चेक करता है कि काउंटर पार्टी, अगर बैंक को मालूम हो कि ये काउंटर पार्टी है, वो भी इंडस्ट्री में है, ये उनका इंफॉर्मेशन है, तो उनका काम बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो अगर बैंक के पास ये इंफॉर्मेशन ना हो तो बहुत बार बैंक्स का आप सस्पिशियस ट्रांजैक्शन करके बोल देंगे, तो आपको भी शायद बाद में जाकर दिक्कत हो सकती है। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट बैंक्स जाने की जो काउंटर पार्टी है, या तो फॉरेन की या डोमेस्टिकली की भी, तो अगर पैसे आ रहे हैं तो ये पार्टी बराबर की पार्टी है कि नहीं। और बैंक्स को स्पेशल सुविधा दी गई है कि अगर आपका बैंक आपके साथ कनेक्टेड हो तो बैंक्स आपके कनेक्शन का केवाईसी भी देख सकते हैं, तो उनको बहुत आसानी हो जाती है उनके ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के एएमएल रिलेटेड चेकिंग के लिए। दूसरे ट्रेड बॉडीज बहुत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, अगर कोई डोमेस्टिक ट्रेड बॉडी के मेंबर हो और आपकी बॉडी ज्वाइन करना चाहती है, प्लीज हमें लिख लीजिए, हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे और ज्वाइन करेंगे, तो आपके मेंबर्स भी आ सकते हैं। तो अभी ये मेरी दरख्वास्त है कि आपसे क्या दरख्वास्त है। एक तो जिन्होंने जो ये कॉल पे हैं और आपने अगर अप्लाई नहीं किया है, प्लीज अगर आप हमारे वेबसाइट में जाएंगे, उधर एक डॉक्यूमेंट प्रोसेस में डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स करके दिखेगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऑल्टरनेट्स क्या है, सब एकदम आसानी से दिया गया है। प्लीज उसको फॉलो कीजिए। जब आप सबमिट करते हो प्लीज इंश्योर कीजिए आपने जो दिया है वो कंप्लीट एप्लीकेशन हो, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। और अगर आपका रिजेक्ट हुआ हो तो प्लीज बहुत डिटेल में, हमारी जो टीम है काफी टाइम स्पेंड करके हर एक एप्लीकेशन हर एक बार चेक करना पड़ता है, वो डिटेल में रीजन बोलती है कि ये सब खामियां हैं, तो प्लीज आप आपकी खामियां कंप्लीट करके ही फाइनल वापस सबमिट कीजिए।
दूसरी चीज, अगर आप ऑलरेडी सिस्टम में हो तो मेरा केवाईसी आ गया है, मैंने सब कंप्लीट किया है, लेकिन सिर्फ कंप्लीट करना एक बार 3 साल पहले वो फायदा नहीं है। अगर आपने देखा होगा, आपकी बैंक भी आपको हर रेगुलरली पूछती है आपका केवाईसी अपडेटेड है कि नहीं है कि नहीं है। तो ये हम लोग भी करते हैं। तो वंस इन 6 मंथ्स आपको एक ऑनलाइन ही करना है, एक आपको ओटीपी डालना है कि भाई मेरा कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो हमें भी पता लगे कि भाई आपका प्रोफाइल जो है वो अभी लेटेस्ट है और बराबर दूसरे लोगों के साथ शेयर किया जाता है। 2 साल में एक बार आपको जो आपका 2 पेजर है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सिस्टम से, साइन करके अपलोड करना है। दोनों प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है, लेकिन ये आपको करना है, तभी हम जाके कंफर्म कर सकते हैं कि भाई आपका प्रोफाइल बराबर है। और सबसे ज्यादा मेरी दरख्वास्त अगर है तो प्लीज आप अगर आपका प्रोफाइल हो तो प्लीज कनेक्ट कीजिए और कनेक्ट कीजिए। जितना आप कनेक्ट करोगे उतना आपका फायदा होगा, उतना आपका कंप्लायंस में आपकी दिक्कत कम होगी और आपको आसान पड़ेगा। तो ये रहा मेरी आपकी दरख्वास्त। अगर अगर कुछ है तो प्लीज आप कंप्लीट कीजिए, रजिस्टर कीजिए और स्टार्ट कनेक्शन चालू कीजिए। एक और दूसरी चीज, अगर आपका कभी कुछ चेंज होता है आप इमीडिएटली जाके सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, वो आपका कंफर्म होगा और हम ऑटोमेटिकली फिर आपके सब मेंबर्स या आपके सब कनेक्शंस को ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि ये आपका चेंज हुआ है। अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर पे जाएंगे। अगर आपको कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, यूट्यूब में वीडियोस हैं कि कैसे भरना है, और माय केवाईसी बैंक FAQ पेज है। अगर आपके पास QR स्कैनर हो तो आप स्कैन करके आप देख सकते हैं। So then you want to ask about the question and answers now? Yes. So one of the question which we have came across is that it is from Mr. Pawan M. So who was inquiring about his question is that please tell us about the ultimate beneficial owner. If in a company 100% shares are held by a foreign company and further shares of the parent company held by other foreign company, in that case who will be the ultimate beneficial owner? Please advise. Okay. So हमारे वेबसाइट पे there is a help document also on ultimate beneficial owners. लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो जब आप ultimate beneficial owner बोलते हो तो पहली चीज वो कंपनी नहीं हो सकती, वो इंडिविजुअल ही होना है। तो फाइनली हम लोग को जानना है कि अल्टीमेटली वो जो आदमी जो है, जो ये सब, क्योंकि बहुत कंपनियां देखा गया है कि बहुत कंपनियां बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, तो हमें वो स्ट्रक्चर लेके पीछे जाके चेक करना पड़ता है कि फाइनली आदमी कौन है जो मोर देन, हम तो 10% के ऊपर देखते हैं, वो जो आदमी है वो कौन है। एटलीस्ट few people we need to know, and anyone over who holds more than 10% is what we want to track. I hope that answers your question. If not, please feel free to ask again. Man, anything you Yes. want to add? No. So there is another question which I would like to respond to. It is in a general way. There are a lot of queries and questions which we receive. मतलब हमारे पास ऐसे बहुत सारे questions वगैरह आते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे हमारा एक डॉक्यूमेंट जो है पहले नहीं बताया गया, और दूसरी बार बोलते हैं कि नहीं आपका ये क्वेश्चन जो ये डॉक्यूमेंट पहले नहीं पूछा गया, एक ही टाइम पे आप दोनों एरर्स क्यों नहीं निकाल सकते हो। सो इसका आंसर यही है कि देखिए, जब भी हम रिव्यू करते हैं तभी ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट हम स्टार्ट से लेके एंड तक देखते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस एक्चुअली ऐसा रहा है इन द पास्ट की जहाँ पे लोग एक डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, हमने जैसे रिव्यू करके रिजेक्ट होता है एप्लीकेशन, तो वो डॉक्यूमेंट निकाल दिया जाता है और जो एरर्स है वही रखा जाता है, और हमें बोला जाता है कि आपने पहले जो डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट किए थे वो तो देख लिया, अभी आपको क्यों चाहिए करके। बट ऐसा नहीं होता है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसे उसमें ही रखना है। जो आपको एरर्स दिए गए हैं वो आपको चेंज करने हैं। रही बात फर्दर एरर्स की या फिर दूसरे एरर्स जो दूसरे टाइम पे आते हैं, तो प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभार हमारे पास एप्लीकेशंस जो आती है वो बहुत देर से आती है, जैसे कि 1 महीना 2 महीना, तभी तो कभी कभार वैसे डॉक्यूमेंट जो है एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप सबमिट करते हो तभी ही आप भी अपनी तरफ से एक बार देख लीजिए कि सभी डॉक्यूमेंट सही है। एक और चीज यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा
कि जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, जैसे कि आधार हो गया, सो हम पूरा आधार लेते हैं या फिर ई आधार का रिक्वेस्ट करेंगे। सो आप प्लीज ई आधार दीजिए, ताकि क्या होता है ना कि आपकी जो डिटेल्स जो है वो एक ही बार में कवर हो जाती है। स्मार्ट कार्ड इसीलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि स्मार्ट कार्ड गवर्नमेंट की ही एक नोटिफिकेशन है जो हमारी वेबसाइट पे न्यूज सेक्शन में आपको मिल जाएगी। वो स्मार्ट कार्ड गवर्नमेंट ने ही मना किया है, गवर्नमेंट इन द सेंस आधार वेबसाइट वालों ने। So So, let me just sure. जो आधार कार्ड हम जो लेते हैं, और काफी बार हमने देखा है कि ये पोटेंशियल एरर होता है। जो आधार कार्ड हम लोग लेते हैं वो एड्रेस प्रूफ के लिए ले रहे हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, सिर्फ आधार कार्ड नहीं है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, उनमें कोई भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हो। अगर आप आधार देते हैं डॉक्यूमेंट फॉर एड्रेस, तो अगर आप स्मार्ट कार्ड में देखोगे तो आपका एड्रेस जो है वो पीछे के साइड में छपा हुआ होता है, और पीछे के साइड में आपका नंबर छपा नहीं होता है। तो इसलिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कंफर्म कि वही स्मार्ट कार्ड है और एड्रेस है, इसलिए हम लोग स्मार्ट कार्ड नहीं लेते। अगर आप पूरा जो लंबा ये आता है वो सबमिट करते हैं या ई आधार सबमिट करते हैं, वो हम लेते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली सब दिख जाता है उसमें। ओके, एक और क्वेश्चन लूंगा मैं, उसके बाद में, मतलब टोटल 2 है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन लूंगा मैं। क्वेश्चन है, इफ एन अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर इज अ ट्रस्ट एंड नॉट अ पर्सन, you are requested to be open to this category as well. At times UBO would not be a person always, can be an overseas trust as a non-profit entity. Okay, so जब अगर if the entity is a trust, we will probably ask you for more information about the trust in terms of trust has their beneficiaries, it has the sponsor of the trust, it has the executor of the trust. So we might ask you for more information about the trust in that case. We do ask for information, and but then we need to be satisfied that there are no beneficial owners. So it is not something which is not acceptable. It is acceptable. However, we will then want to ensure that we have all the information to be able to satisfy that that is correct, and that that is the information there. So you might be asked a little bit more about that, and I would like to apologize for that. But we need to be certain that that information is correct, because there is a lot of discussion if you go internationally also, even in banks, in the AML sector, of how people hide behind trusts. The idea is to be transparent about it. So we will ask for who is the trustee or the person who is executing the trust, as well as we might ask for more information about who are the beneficiaries. नैन, मैं चाहूंगा कि जो मेंबर्स के कुछ एप्लीकेशंस उन्होंने भेजे हुए हैं, जी, मैं उसी को रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, तो उनको आप रिस्पॉन्स कर दें। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, मेंबर्स जो यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, कि अगर आप जीजेपीसी के मेंबर हैं तो आपको माई केवाईसी की कोई फीस नहीं पेड करनी है, और इन केस आपने गलती से फीस पेड कर दिया है तो आप जो है एक रिक्वेस्ट लेटर एड्रेस करके सीईओ माई केवाईसी को लिख सकते हैं, वो अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगा। तो अगर बाई मिस्टेक आपने किया हो ऐसा, तो आप दोबारा एक चिट्ठी लिख दीजिए और अपना जो पेमेंट किए हैं उसका वापसी आप सुनिश्चित कर सकते हैं। जीजेपीसी के मेंबर्स के लिए माई केवाईसी की कोई भी फीस, कोई भी शुल्क नहीं है। तो आप, इसीलिए सब लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं जो लोगों ने नहीं किया है, कि आप इसका भी फायदा लें और अपना माई केवाईसी जल्द से जल्द कंप्लीट करवा लें। तो मिथिलेश जी के चीज के लिए मैं एक और ऐड करूंगा। काफी हम लोगों ने देखा है कि आप जीजेपीसी मेंबर हो और बीडीबी मेंबर हो, आप आपका बीडीबी आईडी यूज करके रजिस्टर करते हो, अभी सिस्टम को मालूम नहीं पड़ेगा, और वो ऑटोमेटिकली जब आप सबमिट करने जाओगे तो चार्ज कर देगा। तो प्लीज अगर ऐसा कुछ हो, मेरी दरख्वास्त है कि आप प्लीज कुछ सपोर्ट पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और जब आप रजिस्टर करते हो तो प्लीज आपका जीजेपीसी आईडी के साथ रजिस्टर कीजिए, तो आपको चार्जेस ना लगे। मुझे लगता है आपको आपके डाउट्स और जो भी आपके इस तरह की कोई भी शंकाएं हैं, अभी भी आपके पास समय है, आप शेयर कर सकते हैं। और निरंतर ये वेबिनार जो है एवरी मंथ, जब तक कि काउंसिल के सारे मेंबर्स के माई केवाईसी कंप्लीटली रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाते हैं, परमानेंट आईडीज नहीं इशू हो जाती हैं, तब तक हम प्रयास करेंगे कि आपके साथ में हम इंटरेक्ट करते रहें, जिससे आने वाले समय में आप एटलीस्ट अपना जो प्राइमरी पार्ट है माई केवाईसी का,
और 31 मार्च 2021 से पहले जीजेपीसी के जितने भी मेंबर्स हैं, हम उन सभी लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे मेंबर्स का जो है माई केवाईसी कंप्लीट हो जाए। अगर किसी प्रकार की कोई डिफिशियंसी, कोई प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पे माई केवाईसी की टीम भी है और वेबिनार के माध्यम से उनके सीईओ भी आपके लिए उपलब्ध होते हैं। तो आप अपने प्रश्नों के साथ में, अपने जो भी कठिनाइयां हैं उसके साथ में आप उपस्थित हो सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि विद इन लॉ जो भी चीजें पॉसिबल हो उसका हम आपको सोल्यूशंस दे पाए और माई केवाईसी के प्रोसेस को कंप्लीट करने में जो भी कठिनाई आ रही हो उसका हम निराकरण कर पाए। और कोई प्रश्न मुझे? एक मिथिलेश जी, एक मैंने प्रश्न देखा, वो मेरे को आंसर करना है कि अगर आप आपका ईमेल आईडी प्लीज चेक कीजिए। आपको अगर डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आया है तो यानी आपका कंप्लीट हुआ है, तो आपको IN नंबर आया ही होगा। अगर आपके पास टेम्प नंबर है, इसका मतलब है कि आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है स्पेसिफिक, तो प्लीज आप support@mykycbank पे ईमेल डाल दीजिए, आपका डेफिनेटली रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। Any other questions? सो प्रणय, एक मेंबर का अभी एक लास्ट क्वेश्चन आया है कि डॉक्यूमेंट्स वर सेंट टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली ऑफिस। आई पर्सनली वेंट टू दिल्ली फ्रॉम लखनऊ फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हाउएवर नॉट गॉट परमानेंट आईडी, प्लीज असिस्ट। So again, what I would suggest is please, on a call it is difficult to answer a specific query. Please write to support@mykycbank.com. Nayan will definitely take it up and help you. So ये जो क्वेश्चन था प्रणय, आई वुड लाइक टू एड्रेस इट डिफरेंट वे। सर, जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर आपका परमानेंट आईडी नहीं आया है तो हमें ये नहीं, डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है, हम पूछते ही नहीं है। सो हमें पता नहीं है कि आपको किसने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है। बट एनीवेज, ये पूरा प्रोसेस जैसे ही आपने वेबिनार में सुना ही होगा, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। जब तक आपको परमानेंट आईडी नहीं मिलता है, हम डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछते हैं किसी से भी। सो आई थिंक यहाँ पे आपको कुछ इश्यू हुआ लगता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार रिक्वेस्ट जो है आपका प्रोसेस जो प्रोफाइल जो है वो एक बार फिर से सबमिट कीजिए ऑनलाइन। अगर वहां पे कुछ एरर आता है, प्लीज हमें सपोर्ट पे मेल डाल दीजिए एरर्स के साथ में, हम आपकी पूरी सहायता कर देंगे। और भी कोई प्रश्न है आपके? मुझे लगता है कि अब तक जो है, जो भी लोगों ने अपनी कठिनाइयां फेस की थी आपके समझ ला दी हैं। और मैं फिर आप सब जो भी उपस्थित हैं यहाँ पे मेंबर्स, उनको बताना चाहूंगा कि अगले महीने में दोबारा हम माई केवाईसी का इस वेबिनार के माध्यम से हम आपसे कनेक्ट होंगे। कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम्स आपके रह गए हैं तो हम चाहेंगे कि आप उसे लेके आए, जिससे हम उसका सोल्यूशन आपको दे सकें। और जैसा कि जो मेंबर्स बाद में ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपके लिए जीजेईपीसी क्वार्टरली रिटर्न्स को भरना बहुत इसेंशियल है, आप कृपया भरें। एमएसएमई स्कीम्स के लिए जीजेईपीसी से नियमित रूप पे एक्सपोर्टर्स मेंबर्स को, नॉन एक्सपोर्टर्स दोनों को कॉल किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि उस स्कीम्स के बारे में आप जानें और आने वाले समय में जो जिस तरह से दुनिया का मार्केट ओपन हो रहा है, आप उसमें आप जो उपलब्ध बेनिफिट्स है उसको आप ले सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परिषद के जीजेपीसी के वेस्टर्न रीजनल चेयरमैन श्री अशोक भाई गजेरा एवं माई केवाईसी के सीईओ प्रणय नार्वेकर जी, हमारे कलीग्स कुलदीप एंड नयन, सभी को धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिथिलेश, थैंक यू नयन, थैंक यू कुलदीप, थैंक यू सर, थैंक यू प्रणय, थैंक यू नयन, थैंक यू थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू एवरीवन।